हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 3.0 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वन हु इज़ न्यू दी प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी अ और एन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा NOVIC, नोविस। मतलब होता है नौसिखिया। क्या होता है? नौसिखुआ, नौसिखुआ या नौसिखिया। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सपर्ट। एक्सपर्ट मतलब होता है, आपको एक्सपर्ट मतलब होता है किसी क्षेत्र, एक्सपर्ट मतलब होता है किसी क्षेत्र का जानकार। एक्सपर्ट मतलब होता है किसी क्षेत्र का जानकार। ठीक है। उसके बाद देखिए STARTER स्टार्टर मतलब होता है आपको शुरू करने वाला। क्या होता है? शुरू करने वाला। तो याद रखना है कि वन हु इज न्यू टू द प्रोफेशन और ट्रेड इज सेड टू बी अ नोविस, NOVIC। नोविस होता है नौ सिखुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो देखिए क्वेश्चन सेकंड है कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर कंप्लेंट राम द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। क्या होगा? तो राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर। क्या होगा? तो राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन। तो यहाँ पे देखिए हैव बीन है, तो इसका पास्ट में हो जाएगा। क्या होगा? हैड बीन। ठीक है। क्या होगा? हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे देखिए V2 लगा हुआ है। ठीक है। कंप्लेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो हैड बीन हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो देखिए प्रश्न जो है असर्टिव के डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच राम कंप्लेंट डैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। व्हाट इज द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन। क्या होगा? लेडी। तो देखिए द वर्ड लेडी इज अ टीम ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अ गर्ल और वुमन। द equivalent of gentleman. A lord is a man of noble rank or high office, a nobleman। ठीक है। उसके बाद देखिए इम्पेरर। इम्पेरर मतलब होता है आपको इम्प्रेस। इम्पेरर जो है, इम्पेरर EMPEROR, इम्पेरर ये मेल है। और इम्प्रेस EMPRESS, इम्प्रेस क्या है? तो फीमेल। उसके बाद देखिए एक्टर। एक्टर क्या होता है? तो एक्टर मेल है। इसका हो जाएगा एक्ट्रेस। ठीक है। इसी प्रकार किंग का क्या होगा? क्वीन। किंग का होगा जो है क्वीन। ठीक है। किंग मेल है, क्वीन फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात करें तो 4 है कि चूज दी वर्ड विच मीन्स द अपोजिट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए 4 का जो राइट आंसर होगा फर्स्ट होगा। ये क्या होगा? तो फर्स्ट होगा। देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो है नाउन है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कॉन्फ्लिक्ट नाउन है। इसका अर्थ होता है संघर्ष। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट नाउन है, इसका अर्थ होता है संघर्ष या विवाद। क्या होता है? संघर्ष या विवाद, यानी अ फाइट और अ आर्ग्यूमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या है? तो एग्रीमेंट नाउन है और इसका मतलब होता है सहमति। क्या होता है? सहमति। ठीक है। क्या होता है? सहमति। तो इसका जो 4 का फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपको सहमति, समझौता, एकॉर्ड, अलायंस, ट्रीटी। ठीक है। तो ये सब हो जाएगा। ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद यदि देखें तो वाक्य में प्रयोग देखें, दी टू complaints came into conflict. The whole family was in agreement with her marriage. Question number 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज डिस्टेंट। तो देखिए डिस्टेंट, इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट। देखिए डिस्टेंट जो है ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है काफ़ी दूर। क्या होता है? काफ़ी दूर। ठीक है। डिस्टेंट मतलब होता है जो है काफ़ी दूर। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा काफ़ी दूर, यानी वेरी फार। ठीक है।
फार ऑफ, रिमोट, ये सब हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, डिस्टेंट, फार ऑफ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको यदि हम वाक्य में यूज देखें तो आई हैव ट्रेवल्ड डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अदर वर्ड्स आर इन इट्स नियर एंटोनिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वन हु बिलीव्स इन फेट इज, वन हु बिलीव्स इन फेट इज। तो देखिए 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जो है सॉरी सेकेंड ऑप्शन होगा, फेटल। फेटल मतलब क्या होता है, तो घातक होता है। फेटल मतलब होता है घातक। ठीक है, फेटल मतलब घातक। तो इसका जो है सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, क्या होगा, तो राइट होगा। तो देखिए वन हु बिलीव्स इन फेट इज फेटल। ठीक है, उसके बाद देखिए गो बिटवीन मतलब होता है मध्यस्थ, एन एजेंट बिटवीन टू पार्टीज। और फ्रेंच मतलब होता है, फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी, फ्रेंच मतलब होता है फ्रांसीसी। ठीक है, फ्रेंच मतलब फ्रांसीसी, इनहेबिटेंट्स ऑफ फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 है कि आई डोंट नो हु डॉट डॉट दिस वॉल लास्ट नाइट। तो 7 का हो जाएगा आपको यहाँ पे सप्लाई का था, सप्लाई करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे देखिए 7 का राइट आंसर क्या होगा, तो 7 का हो जाएगा आपको फर्स्ट क्या होगा, PAINTED, पेंटेड। तो देखिए भूतकाल स्पष्ट है कि अतः पास्ट सिंपल यानी V2 पेंटेड का उपयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे किसका उपयोग होगा, पेंटेड का उपयोग होगा, क्योंकि ये भूतकाल में है। देख लीजिए, देखिए आई डोंट नो क्या होगा, हु पेंटेड दिस वॉल लास्ट नाइट। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आई डॉट हर ओनली फॉर 2 वीक्स। तो देखिए 8 का राइट आंसर क्या होगा, तो 8 का होगा सेकेंड ऑप्शन। क्या होगा, तो आई हैव नन जो है हर ओनली फॉर 2 वीक्स। देखिए यहाँ पे 4 लगा हुआ है, तो यहाँ पे होगा हैव जो है हैव प्लस V3। ठीक है, तो हैव प्लस V3 यानी सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो 8 का क्या होगा, तो देखिए अपूर्ण कार्य दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है, सामान्य समय सूचक शब्द भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब यहाँ से हिंदी शुरू होता है 9 से 11 तक। कहता गद्यांश को पढ़ के जो है आंसर देना है। तो पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। यथार्थ उसे कहते हैं जो किसी सत्य या घटना को बिना काट छांट के उद्घटित करता हो, और यथार्थ एक ऐसी सच्चाई है जिसे किसी भी युग का साहित्यकार चाहते हुए भी अनदेखी नहीं कर सका है, और कदाचित यही करना है कि पश्चिम में ही नहीं पूर्व में भी यथार्थ का स्वर कभी स्पष्टतः तो कभी दबे दबे रूप में अवश्य जो है बना रहा। यथार्थ केवल जीवन के एक जो है अंदर रूप का आकलन नहीं, बल्कि मानसिक बौद्धिक आध्यात्मिक यथार्थवाद और अति यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मनोविज्ञान, अस्तित्ववाद आदि समस्त जीवन विषयक दृष्टिकोण अपनी अपनी विशिष्ट दृष्टि से जीवन को देखकर उसके यथार्थ को गहरे स्तर पर समझने बूझने का प्रयत्न करते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, कहता है यथार्थ का अर्थ होता है, तो देखिए 9 का क्या होगा, यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। तो देखिए यथार्थ का अर्थ होता है वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 10, गद्यांश का केंद्रीय विषय है। तो देखिए गद्यांश का जो केंद्रीय विषय है यह है यथार्थ। ठीक है, गद्यांश का केंद्रीय विषय है यथार्थ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि जो आकलन का अर्थ नहीं होता है, तो आकलन का अर्थ नहीं होता है भविष्यवाणी। आकलन का अर्थ जो है भविष्यवाणी नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 12। क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो 12 है कि निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अव्यय के भेद का सही जो है विकल्प हो। मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। ठीक है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता।
तो देखिए 12 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, संबंध बोधक अव्यय। तो देखिए जो शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उसे संबंध बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मनुष्य पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, यहाँ से पूरब की ओर तालाब है, में कार्यालय से दूर पहुँच चुका था, इसी जंगल के पीछे नदी बहती हैं, तुम घर के भीतर आओ आदि। ये सब क्या है, तो यहाँ पे होगा संबंध बोधक अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 13, कहता निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्दों के अनुसार विशेषण भेद वाला विकल्प हो। जैसे गिलास में बहुत कम दूध बचा है, तो देखिए तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए वस्तु की अनिश्चित मात्रा जिन शब्दों से व्यक्त हो उन्हें अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ बहुत सारे आम, थोड़ा सा गन्ना रस, बहुत सारे लैपटॉप, थोड़ा सा खाना। जैसे गिलास में बहुत कम दूध बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 14 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध शब्द का जो है सही विकल्प है। तो 14 का होगा तीसरा ऑप्शन, आंगुतक। क्या होगा, आंगुतक। देखिए कहता दिए गए शब्दों में जो है सही शब्द होगा आंग, जो है तीसरा ऑप्शन। क्या होगा, आप्रमस्वर आओ आकार गौप्रमस्वर तू अको, अंगुतुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 है कि रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा। तो देखिए 15 का यदि बात करें तो दूसरा अल्प विराम। तो देखिए अल्प विराम चिन्ह जो है, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग इस तरह से, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग पूर्ण विराम यानी पूर्ण विराम से कम समय पर रुकने के लिए किया जाना चाहिए। वाक्य रामू जो बड़ा खिलाड़ी हैं, तो कॉमा होगा बड़ा खिलाड़ी हैं कॉमा। ठीक है, कल उसकी टांग टूट गई। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्धविराम। देखिए अर्धविराम जो होता है, अर्धविराम इसका चिन्ह कैसा होता है, तो अर्धविराम का चिन्ह जो है, अर्धविराम का चिन्ह होता है इस तरह से। ठीक है, अर्धविराम। और विवरण का चिन्ह कैसा होता है, तो विवरण का चिन्ह होता है इस तरह से, विवरण। और देखिए लाघव का चिन्ह होता है, लाघव, इसका चिन्ह होता है आपको इस तरह से। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित प्रश्नों में से विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, गृह कार्य करने में कृपया मेरी सहायता कीजिए। तो देखिए 16 का होगा 3, यानी अनुनय विनय। तो देखिए क्रिया का वह रूप जो वक्ता या लेखक की मनोवृत्ति या प्रयोजन की ओर संकेत करता है वृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है, वृत्ति कहलाता है। वृत्ति में क्रिया काल से जो है निरपेक्ष होती है, वृत्ति में क्रिया काल से निरपेक्ष होती है। इसका शाब्दिक अर्थ क्रिया का अर्थ प्रयोजन है। वृत्ति के 6 प्रकार होते हैं। किसी कार्य व्यापार को संपादित करने की अनुमति, अनुनय विनय आदि का भाव जो है वक्ता के मस्तिष्क में निहित होता है। ऐसे वाक्य अनुज्ञात्मक होते हैं तथा गृह कार्य करने में मेरी सहायता कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के काल का सही विकल्प हो। जैसे दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा, तो 17 का राइट आंसर होगा 2, संदिग्ध वर्तमान काल। ठीक है, तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के होने से संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, दीपक स्कूल से घर पहुंचने वाला होगा। ठीक है, तो ये होगा संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है कि पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह निम्न है। 18 का होगा तीसरा ऑप्शन। तो देखिए पत्र का अनेकार्थक शब्द होगा पत्ता,
उसके बाद होगा चिट्ठी और क्या होगा तो पंख। ठीक है, पत्ता, चिट्ठी और पंख, पत्ता, चिट्ठी और पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द पत्ता, चिट्ठी, पंख। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित प्रश्नों में विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला हो। जहर उगलना, तो देखिए जहर उगलना मतलब कड़वी बात कहना। ठीक है, जहर उगलना एक प्रचलित मुहावरा है, अर्थ होता है कड़वी और कड़ी बात कहना। प्रयोग में देखें तो रीता की छोटी बहू अवसर मिलते ही अपने सास पर जहर उगलने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तत्सम तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो 20 का होगा दू, रात्रि और निशा। तो देखिए तत्सम और तद्भव, तो पाषाण का जो है इधर देखिए तत्सम, इधर देखेंगे तद्भव, तद्भव। ठीक है, जैसे देखिए पाषाण, पाषाण, पाषाण का जो है तद्भव होगा पाहन, पाहन होगा। रात्रि का रात होगा, रात्रि का तद्भव होगा रात, रात्रि का क्या होता है रात होता है, न कि निशा होता है। उसके बाद देखिए शुकर, शुकर का होगा सुअर, शुकर का सुअर। और नित्य का होगा नाच, नित्य का नाच। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है कि अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 21 का होगा दू, अधि, अधिष्ठता शब्द में अधि उपसर्ग लगा है। अधिष्ठता शब्द में कौन सा उपसर्ग है तो अधि, अधि है। ठीक है, अधि। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है। सेकंड, अंधकार। तो देखिए शब्द और पर्यायवाची, शब्द और पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है, जैसे देखिए तिमिर, तो तिमिर का हो जाएगा आपको अंधकार, तिमिर का पर्यायवाची होगा अंधकार। उसके बाद देखिए किरण, तो किरण का होगा मरीचि, किरण का क्या होगा मरीचि। उसके बाद रात, रात का होगा निशा, रात का निशा होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, इस लोकगीत का सही अर्थ क्या है। तो 23 का होगा तीसरा ऑप्शन, यानी हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता। ठीक है, कहने से कुम्हार गधे पर नहीं चढ़ता, लोकगीत का अर्थ जो होगा कि हठी मनुष्य किसी का कहना नहीं मानता, वह कहना नहीं मानता। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए 24 है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या होगा उत्प्रेक्षा। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े हीरो में गोल नीलम जरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 कहता है कि कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तो ए ऑप्शन जोगी। क्या होगा जोगी। तो देखिए तत्सम, तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तत्सम और तद्भव। जैसे देखिए जोगी, क्या है जोगी, जोगी है तद्भव, इसका तत्सम होगा योगी। क्या होगा तत्सम, तत्सम होगा योगी। ठीक है, उसके बाद जर, जर का जो है जर है तद्भव, जर है तद्भव, इसका तत्सम होगा जटा। क्या होगा जटा होगा। ठीक है, जम, जम, जम है तद्भव, इसका तत्सम होगा यम। क्या होगा यम। जिस प्रकार देखिए जोवन, जोवन है तद्भव, इसका तत्सम होगा यौवन। क्या होगा यौवन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, 26 देखिए 26 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तवाच का प्रयोग हुआ है। तो 26 का होगा तीसरा ऑप्शन, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तवाच कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। इससे इसमें सकर्मक एवं अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। उदाहरण, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपको मोहन पुस्तक पढ़ रहा है कर्तवाच। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 है
कि खान पान में कौन सा समास है। 27 का होगा तीसरा ऑप्शन द्विंदु समास। तो खान पान देखिए, द्विंदु समास जो है, द्विंदु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इन्हें विग्रह करने पर और अथवा या अन्य या एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, खान पान समस्त पद है, विग्रह करेंगे तो खान और पान। जैसे पाप पुण्य, तो विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। ऊंच नीच विग्रह करेंगे तो ऊंच और नीच। तो कहता है कौन सा जो है समास है, द्विंदु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 28 में है कि हे शरण दायिनी देवी, तू करती सबका तरान, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जनने तू प्राण में कौन सा छंद है। तो 28 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन उल्लाला। तो देखिए उल्लाला छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। उल्लाला में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 15-15 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण, हे शरणदायिनी देवी, तू करती सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हमें, तू जननी तू प्राण है। ठीक, तो इसमें होगा उल्लाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 कहता वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। 29 का होगा 3 ऊसर। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा ऊसर। क्वेश्चन में देखिए 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। 30 का होगा फर्स्ट सभा। तो सभा शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। सभा क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, सभा जो है क्या है, स्त्रीलिंग। वाक्य प्रयोग देखिए, आज की सभा जो है विसर्जित हो गई, आज की सभा विसर्जित हो गई। ठीक, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। यदि वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कहाँ से, क्वेश्चन नंबर देखना है फर्स्ट से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि शी सेड व्हेन कैन आई गो। शी सेड व्हेन कैन आई गो। कहता चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करना है। तो कहता है शी सेड व्हेन कैन आई गो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, कैन का क्या होगा, क्योंकि पास्ट में है तो कैन का हो जाएगा कुड हो जाएगा। तो क्या होगा, तो सी वांटेड क्वेश्चन मार्क है, देखिए तो होगा सी वांटेड टू नो व्हेन सी कुड गो। ठीक है, क्या होगा, सी वांटेड टू नो, सी वांटेड टू नो व्हेन सी कुड गो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए इंट्रोगेटिव प्रश्न इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट स्पीच सी वांटेड टू नो व्हेन सी कुड गो होगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए इसमें जो है दूसरा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे शुड दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ पे देखिए सी वांटेड टू नो कैन दिया है तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए सेकंड है कि चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़। तो सेकंड का हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन ESCAPIST। इसका अर्थ होता है पलायनवादी। क्या होता है, पलायनवादी। ठीक है, पलायनवादी। वन हु एस्केप्स फ्रॉम जो है हार्ड रियलिटीज़, तो ये हो जाएगा ESCAPIST। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पलायनवादी। उसके बाद देखिए रेपिस्ट, RAPIST। रेपिस्ट मतलब होता है बलात्कारी, रेपिस्ट मतलब होता है बलात्कारी। ठीक है, बलात्कारी। उसके बाद देखिए पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट मतलब होता है आपको बहुभाषा भाषी। ठीक है, पॉलीग्लोट मतलब होता है बहुभाषा भाषी। उसके बाद देखिए बेनीफैक्टर मतलब होता है लाभा योगी, PENEFACTOR। इसका मतलब होता है लाभ योगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड। देखिए कहता INUNDAT इनंडेट। ठीक
ठीक है। तो इनंडेट का जो राइट आंसर हो जाएगा, इनंडेट मतलब होता है जलमग्न। क्या होता है? जलमग्न होना, ठीक है, जलमग्न होना, इनंडेट जलमग्न होना। तो इसका जो है आपको सिनोनिम हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या होगा? सेकंड। ये हो जाएगा आपको सेकंड ऑप्शन, यानी SWAMP, स्वाम्प, SWAMP, स्वाम्प। स्वाम्प का अर्थ होता है दलदल, स्वाम्प का अर्थ होता है दल दल। इसी प्रकार DELUG, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा ENGULF, उसके बाद हो जाएगा DRAIN, ड्रेन, ठीक है। तो ये भी जो है बाढ़ या पानी की बहुलता का बोध कराता है, ठीक है। जबकि वाम्प का अर्थ होता है दलदल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। जबकि वाम्प का अर्थ होता है दलदल, ठीक है। और DELUG, उसके बाद ENGULF, ड्रेन, बाढ़ या पानी की बहुलता का प्रयोग होता है। यहाँ पे इनंडेट मतलब होता है जलमग्न होना, तो जलमग्न होना यहाँ पे जो है राइट आंसर जो है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 4 की यदि बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 होगा कि चूज दी सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो 4 का राइट आंसर क्या होगा? तो 4 का राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, दी न्यूज आर गुड, ठीक है। तो देखिए न्यूज जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, अतः दी न्यूज इज़ गुड जो है सही होगा। क्या होगा? दी न्यूज इज गुड होगा, यहाँ पे इज लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है न्यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात करें, आफ्टर दी शावर वॉज ओवर दी सन शोन आउट अगेन, इन दी एबव सेंटेंस दी वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिए अगर आफ्टर या बिफोर के बाद क्लाउड्स का प्रयोग हो तो वह जो है कंजंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का होगा आपको 3 ऑप्शन, कंजंक्शन, ठीक है। तो याद रखना है, अगर आफ्टर या बिफोर के बाद, आफ्टर या बिफोर के बाद यदि क्लाउड्स हो, क्या हो? क्लाउड्स का प्रयोग होता है तो वह कंजंक्शन होता है। आफ्टर दी शावर वॉज ओवर दी सन शोन आउट अगेन, तो ये हो जाएगा कंजंक्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि दोज न्यूज़पेपर्स डॉट डॉट इन अ बिग ट्रक का सप्लाई सुटेबल वर्ब फॉर। तो 6 का देखिए, तो दोज न्यूज़पेपर आर डिलीवर्ड इन अ बिग ट्रक, यहाँ जो है पैसिव वॉइस का प्रयोग होगा, वाक्य प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V3। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, यानी मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 का 4, क्या होगा? दोज न्यूज़पेपर्स आर डिलीवर्ड इन अ बिग जो है इन अ बिग ट्रक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ही हैज़ स्टोलन माई बुक, ही हैज़ स्टोलन माई बुक डॉट डॉट सप्लाई करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो देखिए ही हैज़ स्टोलन, तो हैज़ है तो यहाँ पे हैज़ नोट हो जाएगा, ठीक है। हैज़ है तो क्या होगा? हैज़ नोट। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा हैज़ नोट ही, यानी सेकेंड ऑप्शन। तो दिया गया वाक्य सकारात्मक प्रेजेंट परफेक्ट में, अतः क्वेश्चन टैग जो होगा वो नकारात्मक होगा, तो सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि वी डॉट डॉट हिम दी मनी सप्लाई करेक्ट टेंस। तो 8 का राइट आंसर होगा सेकेंड, क्या होगा? तो वी हैव पेड हिम दी मनी। तो देखिए शुद्ध वाक्य होगा हैव पेड, वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। अब 9 से 11 तक जो है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के देना आंसर। कहता मीरा जो है साहस आज वर्तमान में उपभोग की वस्तु एवं बाजारवाद की शिकार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। मीरा स्वतंत्रता एवं शक्ति का प्रतीक लगने लगती है। मीरा मनुष्य को प्रेम करने की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रेम मनुष्य हृदय का विस्तार करता है और विरोध की शक्ति पैदा करता है। मीरा ने स्त्री के उस स्वर को जो है वाणी दी जो सामंतवादी व्यवस्था एवं
एवं पितृसत्ता ने दबा रखी थी। मीरा ने समाज से लड़ने के पूर्व परिवार में संघर्ष किया। समाज से जो पहले अपनों के दमन को झेला। अंततः मीरा द्वारका पहुंचती है। मीरा की मृत्यु को लेकर रहस्य किंवदंत हैं कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समाना वैसे ही जैसे अगस्त जी का घड़े से उत्पन्न होना। मीरा आत्महत्या नहीं कर सकती। आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति संघर्ष करने से डरता है। तो उसके बाद देखिए, कहता प्रमाण न होने से किंवदंतियों का निर्माण हुआ। मीरा और अधिक समय रह जाती तो सत्ता को हानि ही थी। फिर वैसे भी संप्रदाय वाले संत भी मीरा से खुश नहीं थे। मीरा ने विरोध का स्वर गाया और दासता स्वीकार नहीं की। नौराना का न ही किसी संप्रदाय की। मीरा जीवन एवं संसार सत्य जान चुकी थी। मीरा ने स्वतंत्रता का रस चख लिया तो दोबारा नहीं बांधी जा सकी। उसके बाद देखिए, अब क्वेश्चन है कि गद्यांश में दमन का आशय है। गद्यांश में दमन का आशय है। तो देखिए, दमन का आशय अत्याचार है। क्या है? अत्याचार, यानी सेकंड ऑप्शन। ठीक है। 10 है कि मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है? मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है? तो प्रेम। देखिए, मनुष्य के हृदय का विस्तार प्रेम करता है। 10 का तीसरा ऑप्शन। 11 कहता पितृसत्ता का आशय है। तो पितृसत्ता का आशय यदि देखें तो फर्स्ट ऑप्शन, पितृ प्रधान राज्य। ठीक है, पितृसत्ता का आशय है पितृ प्रधान राज्य। तो पितृसत्ता का आशय है पितृ प्रधान राज्य। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है? 12 का होगा 4। स्त्री का पर्यायवाची, तो स्त्री के पर्यायवाची होगा कलत्र, दारा, ठीक है, योसा, यानी 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन देखिए, अंतस्थ व्यंजन होगा य, र, ल, व, फर्स्ट ऑप्शन। अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो य, र, ल, व। अंतस्थकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजन को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन होगा य, र, ल, व। उसके बाद देखिए, कहता है कि ये वर्ण जीभ और ओठों के परस्पर सटने से बोले जाते हैं, किंतु कहीं पर भी दोनों पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 है कि देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? फर्स्ट ऑप्शन, तत्पुरुष समास। देशार्पण शब्द में तत्पुरुष समास है। इस समास में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है और गौण होता है, तथा उत्तर पद क्या होता है? प्रधान एवं विशेष्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए 100। कहता फल, फूल और मांस सब कुछ खाने वाला। तो 15 का होगा सेकंड, सर्वहारी। तो देखिए, सर्वहारी ऐसे जीवों को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज और मांस दोनों को शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो 16 का होगा सेकंड, वर्षा। क्या होगा? वर्षा। तो देखिए, इधर देखेंगे तत्सम और उधर देखेंगे तद्भव। ठीक है, जैसे देखिए बारात, तो बारात का तत्सम होगा वर यात्रा। क्या होगा? बारात का वर यात्रा। बारिश, तो बारिश तद्भव है, बारिश का तत्सम होगा वर्षा। क्या होगा? वर्षा। उसके बाद देखिए आंसू, आंसू का तत्सम होगा अश्रु। क्या होगा? अश्रु। ठीक है, उसके बाद देखिए हाथी तद्भव है, तत्सम होगा हस्ती। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता, तो देखिए दाता का विलोम होगा याचक। क्या होगा? याचक। तो तीसरा ऑप्शन, दाता का अर्थ होता है देने वाला। ठीक है, देने वाला जो देता है उसे दाता कहते हैं। यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो आप दाता कहलाते हैं। यदि आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप याचक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 18,
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 18 का देखिए तो दूसरा ऑप्शन, देखिए दूसरा ऑप्शन की भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। ठीक है, वाक्य सबसे शुद्ध वाक्य है, भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। क्वेश्चन नंबर यदि देखें 19 है कि किसी वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है, यानी इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग है। तो 19 का होगा आपको 3 ऑप्शन, वह अनेक बोलियां बोलता है। सजातीय क्रिया, यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद एक ही धातु से बने हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण, वह अनेक बोलियां बोलता है, वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 20। क्वेश्चन नंबर 20 की यदि बात करें तो 20 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। प्रेरणार्थक क्रिया, तो जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे उसे उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे काटना से कटवाना, ठीक है, करना से कराना। मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, मालिक नौकर से सफाई करवाता है। ये सब उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। 2-2 हाथ करना, ठीक है। 21 नंबर, 2-2 हाथ करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा तीसरा ऑप्शन, यानी अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। 2-2 हाथ करना जो है, 2-2 हाथ करना मुहावरे का अर्थ है अंतिम निर्णय के लिए तैयार रहना। ठीक है, जैसे प्रयोग देखें तो भारतीय सेना किसी भी दुश्मन देश से 2-2 हाथ करने में जो है सक्षम है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 22 नंबर 22 है कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों कौन सा जो है कारक है? तो ये इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, संबोधन कारक। तो देखिए ऐसे कारक जिनके माध्यम से संज्ञा और सर्वनाम के रूप में किसी को बोलने, बुलाने और पुकारने का बोध हो उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी आदि। ठीक है, उदाहरण हे मेरे प्यारे देशवासियों। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कहता धर्माधर्म में कौन सा समास है? 23 का होगा द्विंदु समास। तो देखिए द्विंदु समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रत्येक 2 पदों के बीच और, एवं, तथा या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाता है। इसका समस्त पद संयोजक चिन्ह से जुड़ा रहता है। उदाहरण अच्छा बुरा, नीचे ऊपर, दूध रोटी, धर्माधर्म आदि। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 24 का होगा सेकंड, शुभ जोड़ इच्छा। शुभेच्छा का संधि विच्छेद होगा शुभ जोड़ इच्छा। शुभेच्छा गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, शुभेच्छा गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि स्वर संधि का जो है एक भेद है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 25 का होगा तीसरा, अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 26 है कि अमलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो 26 का होगा तीसरा, समामेलन। तो देखिए अंग्रेजी परिभाषा हिंदी पर्याय शब्द। ठीक है, तो जैसे है अमेलगमेशन, इसका हो जाएगा समामेलन। ठीक है, उसके बाद है अमेंडमेंट, इसका होगा संशोधन। एस्टिफिकेशन मतलब होता है परिशोधन। उसके बाद है असेंबली मतलब होता है सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार
किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा, यमक अलंकार। क्या होगा? तो जिस पंक्ति या जिन वाक्यों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए तो किंतु उनका अर्थ जो है प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहाँ क्या होगा? यमक अलंकार होता है। उदाहरण, काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, 27 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट 28 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ का वाला विकल्प हो। कहता है गुरु कीजय जान पानी पीवै छान। तो देखिए 28 का होगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? अच्छी तरह समझ बूझकर काम करना। ठीक है, तो देखिए गुरु कीजय जान पानी पीवै छान, इस कहावत का अर्थ है कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो है प्रश्न में, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। ठीक है, तो 29 का होगा दूसरा ऑप्शन। क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन मतलब राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल खेल कर सो गया। तो इसका होगा सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो है रह चुका है, वैसे बता देते हैं। देखिए कहता है 30 में है कि धर्म में आस्था रखने वाला के लिए जो है एक शब्द होगा। तो धर्म में आस्था रखने वाला क्या है? धर्म में आस्था, धर्म में आस्था, धर्म में आस्था रखने वाला, धर्म में आस्था रखने वाला। ठीक है, धर्म में आस्था रखने वाला के लिए एक शब्द है धर्मात्मा। क्या है? धर्मात्मा। ठीक है, याद रखना है कि धर्म में आस्था रखने वाला के लिए एक शब्द क्या है? धर्मात्मा। ठीक, उसके बाद चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो प्रैक्टिस सेट देखिए 3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 3 क्या है? तो देखिए प्रैक्टिस सेट 3 की यदि बात करें तो कहता है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ एन एरर। तो यहाँ पे देखिए कहता आई आस्क्ड हिम हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, रेन इन। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। देखिए सेकंड में, यानी सेकंड ऑप्शन दूसरा में। तो देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में WH के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में WH के बाद क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। ठीक है, अतः हाउ ही कुड गो आउट, हाउ ही कुड गो आउट का प्रयोग होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा हाउ ही कुड गो आउट। ठीक है, हाउ ही कुड गो आउट। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट में WH के बाद क्या होता है? WH होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है। तो इसीलिए इसका सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड। कहता सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द इडियम इन कैपिटल लेटर्स। कहता है ब्रिंग होम दी बेकन, ब्रिंग होम दी बेकन। देखिए तो इडियम ब्रिंग होम दी बेकन का अर्थ होता है अपने काम में सफल होना। क्या होता है? अपने काम में सफल होना। टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर होगा टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। ब्रिंग होम दी बेकन होगा टू अचीव समथिंग सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। Most appropriate one word substitute for the underlined expression from the given alternatives। कहता है ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स दैट कैरी देयर young ones in pouch। तो देखिए 3 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। MARSUPIALS इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है धानी प्राणी, धानी प्राणी, धानी प्राणी या जो जानवर अपने पाउच में बच्चा रखता है। ठीक है, मैमल्स बच्चे को दूध पिलाने वाली प्राणी होता है। ठीक है, और NOCTURNL ये होता है रात में चलने वाला पशु। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच वर्ड मीन्स नियरली दी सेम एज पेसिफाई।
ठीक है, क्या है, पेसिफाई, इसका सिमिलर। तो पेसिफाई की यदि बात करें तो यह वर्ब है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है शांत करना। क्या होता है, शांत करना। पेसिफाई मतलब शांत करना, ठीक है। काम होगा, काम डाउन, ठीक है, और पीस, सॉफ्टेन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 ऑप्शन, काम डाउन, ठीक है। तो काम डाउन, तो इसका जो है नियरली यानी सिनोनिम क्या होगा, काम डाउन होगा, ठीक है, काम डाउन, ठीक है। तो 4 का हो जाएगा, यानी अगेदर वर्ब है, इसका अर्थ होता है एकत्र होना, ठीक है, एकत्र करना, कम टुगेदर, असेंबल, ठीक है, कलेक्ट करना। उसके बाद देखिए यदि वाक्य में प्रयोग देखें तो दी ऑफिस हैज़ नोट स्पेसिफाइड शेप आर्टिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच वर्ड इज़ द अपोजिट ऑफ डिफरेंसेस। डिफरेंसेज नाउन है, ठीक है। इसका अर्थ होता है, क्या होता है, भेद होता है। क्या होता है, भेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए भेद होता है तो इसका जो है अंतर होगा, यानी चेंज हो जाएगा, डिसिमिलरिटी होगा, और भर VARTATION वर्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, सिमिलरिटीज़, ठीक है, डिफरेंस का अपोजिट, ठीक है। उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए 6 है कि चूज द ऑप्शन विद करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पे यदि देखें 6 का, तो फर्स्ट ऑप्शन यदि आप देखें जेंटलमैन, GENTLEMN, तो जेंटलमैन ही क्या है, शुद्ध रूप है। जेंटलमैन नाउन है और इसका अर्थ होता है आपको सज्जन। क्या होता है, सज्जन। अ मैन विद वेरी गुड मैनर्स, ठीक है। में प्रयोग देखें तो ही वॉज अ परफेक्ट जेंटलमैन, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स इज A और AN। तो 7 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। 7 का देखिए, आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, यानी अ पर्सन हु क्रिएट्स पेंटिंग्स और ड्राइंग एज अ प्रोफेशन और हॉबी। बैचलर मतलब होता है अविवाहित, अ मैन हु इज़ नॉट एंड हैज़ नेवर बीन मैरिड, ठीक है। तो 7 का क्या होगा, कहता है वन हु टेक्स अ ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स। तो ये हो जाएगा आपको ब्राइट व्यू ऑफ थिंग्स, यानी ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, आशावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कहता है दीज बुक्स टू मी, यूज करेक्ट वर्ब। तो 8 का हो जाएगा दीज बुक्स बिलोंग टू मी, दीज बुक्स बिलोंग टू मी, वाक्य प्रेजेंट टेंस में होगा। दीज बुक्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, अतः प्लूरल सब्जेक्ट यानी बिलोंग का प्रयोग होगा। तो बिलोंग का ए ऑप्शन क्या होगा, दीज बुक्स बिलोंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9। अब 9 से 11 तक जो पैसेज है, देखिए पैसेज है कि मध्ययुगीन भक्त कवियों में मीरा और सूर्य ने जिस आदर्श समाज की कल्पना की वह आज भी जो है वर्ण्य है। सूर्य के यहाँ स्त्रियां अपने संपूर्ण अस्तित्व भाव में जाती आती हैं, वे न तो देवी है और न ही शोषित। नंद को सलाह देती यशोदा तो आदर्श पत्नी ही हैं, कृष्ण की पालित माता भी वही है। उनके वात्सल्य के समक्ष वास्तविक माता का वात्सल्य जो है उपेक्षणीय है। सूर्य की गोपियाँ ज्ञान और प्रेम में प्रेम को अधिक महत्व देती है और ज्ञान की उपेक्षा करती हैं। उसके बाद देखिए क्या ऐसा आदर्श समाज जो स्त्रियों को उनके अस्तित्व पर आदान प्रदान करे आज तक बन पाया है? नहीं। भक्त कवि आज की इस चिंता को उस समय देख रहे थे, इसलिए भक्ति काल और भी प्रासंगिक हो जाता है। स्त्री की स्वतंत्रता और समानता जैसे मानवीय मूल्य के लिए मीरा आजीवन लड़ती रही। तमाम बंदिशों के बावजूद मीरा अपने को स्थापित करने में सफल रही। मीरा का यह संघर्षपूर्ण जीवन हमारे लिए आज भी प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि उपेक्षणीय का अर्थ है 9। उपेक्षणीय का अर्थ क्या है? तो तीसरा ऑप्शन उपेक्षा करने योग्य,
ठीक है। उपेक्षणीय का अर्थ है उपेक्षा करने योग्य। 10 है, गद्यांश में किस कवयित्री का उल्लेख है? 10 का होगा फर्स्ट ऑप्शन मीरा, ठीक है। तो गद्यांश में मीरा का उल्लेख है। 11 देखिए, 11 गद्यांश में बंदिश का आशय नहीं हो सकता, बंदिश का आशय नहीं हो सकता तो शब्द समर्थन, तो गद्यांश में बंदिश का आशय शब्द जो है समर्थन नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? 12 का फर्स्ट गुणवाचक, ठीक है। सर्वनाम के निम्न भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से जो है व्यक्त करता है। 13 का फर्स्ट जिसे है ईद तक बिकवा देना, ईंट तक बिकवा देना, ईंट तक बिकवा देना, इसका राइट आंसर होगा सर्वश्रेष्ठ नष्ट करना, सर्वस्व नष्ट करना। तो देखिए ईंट तक बिकवा देना मतलब होता है सर्वस्व यानी सब कुछ नष्ट करना, ठीक है। देखिए प्रयोग देखें तो देखिए रमेश की जुए की लत ने उसके घर की ईंट तक बिकवा दी। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, कहता है कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा देखिए खर का पर्यायवाची। जैसे गधा, देखिए गधा का जो पर्यायवाची होगा खर होगा, गंधर्व होगा, खोता होगा, धूसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। रावण का होगा दशानन, दशकंधर, लंकेश। मूर्ख का होगा नादान, मूढ़, अन। कठिन का होगा खिन, हताश, गोधरा। नेक्स्ट 15 है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। सभ्यता की दौर में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ खाली स्थान छूट जाता है। 15 का 3 स्वतः, तो रिक्त स्थान में उपयुक्त शब्द स्वतः आएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य निम्न होगा, सभ्यता की दौर में संवेदनशील जैसे मनोवेगों का साथ स्वतः छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है कि कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? तो 16 का होगा 3, क्या होगा जलज। तो जलज कमल, मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, जलज बादल मेघ, ठीक है। उसके बाद देखिए पयोधर का होगा स्तन बादल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 है कि वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्यांश में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार लिखिए। तो 17 का होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी निश्चयवाचक सर्वनाम, वे आम के पेड़ है में निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि तरल का विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द है। तो 18 का होगा दूसरा ऑप्शन ठोस। तो देखिए तरल का विलोम होगा, सरल का विलोम होगा जटिल, तरल का विलोम होगा ठोस, तीक्ष्ण का विलोम होगा कुंठित। क्वेश्चन 19 कहता आप मियाँजी मांगते दौड़ खरे दरवेश, इस लोकगीत का सही अर्थ क्या है? तो 19 का होगा दूसरा ऑप्शन, क्या होगा यानी किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। तो आप मियाँजी मांगते हुए खरे दरवेश, दरवेश का अर्थ होता है कि किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? तो 20 का होगा दो कर्तवाच्य, ठीक है। तो कर्तवाच्य में जो है वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष और जो है पुरुष के अनुसार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन में देखिए 21 की यदि बात करें तो 21 है कि शुद्ध जो है शब्द कौन सा है? शुद्ध जो है तो आशीर्वाद, अ आकार तालब सौ दीर्घिकार, वो आकार ऊपर रेप द, आशीर्वाद शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। संयुक्त वाक्य तो 22 का होगा फर्स्ट, वह पढ़ता भी है और नौकरी भी करता है, ये शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 23
कहता है इनमें से जो है पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है, तो इसका होगा फर्स्ट ऑप्शन य। तो देखिए वे शब्द जो शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे पांडित्य, तो पांडित्य में य प्रत्यय लगा है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इनमें से निज वाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। 24 का सेकेंड कहता है यह समस्या में आप ही हल कर लूँगा। देखिए 24 का दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तो इसमें वक्ता शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, जिसमें आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि जो है शब्द आते हैं। उदाहरण यह समस्या में आप ही हल कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यह देख गगन मुझ में लय हैं, यह देख पवन मुझ में लय हैं, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संसार झूलता है मुझ में, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। 25 का अद्भुत रस क्या है, तो अद्भुत रस। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट 26 की यदि बात करें तो 26 है कि उपमा अलंकार के सर्वाधिक प्रयोग के लिए इनमें से कौन से कवि अधिक प्रसिद्ध हैं। तो 26 का देखिए ऑप्शन, तो उपमा में 26 का होगा आपको दूसरा यानी कालिदास। तो महाकवि कालिदास संस्कृत में काव्य रचना करते थे, उन्होंने उपमा अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग जो है किया है। इसकी रचनाएं हैं रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, शकुंतलम। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। कहता चोटी का पसीना एड़ी तक आना, चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कड़ा परिश्रम करना। क्या होगा, कड़ा परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 है कि उपविराम का प्रयोग इनमें से किस वाक्य में हुआ है। उपविराम, तो 28 का होगा सेकेंड ऑप्शन यानी मिश्र बंधु 3 है, गणेश बिहारी कौमा श्याम बिहारी कौमा सुखदेव बिहारी। तो उपविराम जो है सेकेंड ऑप्शन में आया है, ठीक है, उपविराम जो है सेकेंड ऑप्शन में आया है उपविराम, ठीक है। मिश्र बंधु 3 है, गणेश कौमा श्याम कौमा जो है बिहारी कौमा सुखदेव बिहारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 है कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो 29 का होगा दूसरा द्विंदु समास, द्विंदु समास। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। 30 का राइट आंसर होगा 3 यानी प्लोमजा। तो देखिए इंद्र का पर्यायवाची है आपको पुरंधर, सचीपति, शक्र, जिमुत वाहन, वाशव। प्लोमजा जो है इंद्र की पत्नी है। प्लोमजा कौन है, इंद्र की पत्नी है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।